नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे और प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो उत्तर प्रदेश का, आरओ-आरओ की परीक्षाएँ हों, यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए प्रश्न हों या यूपीपी और यूपीएसआई में इतिहास से जो कि उत्तर प्रदेश का इतिहास है, वहाँ से आए हुए सवाल हों, उन सबको करेंगे। ठीक है? तो इसको पूरा देखिएगा और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, कह रहा है कि रेह नामक स्थान जो कि प्रयागराज में है, यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये किस शासक का है? यानी कि किस शासक का इसमें वर्णन मिलता है? क्या इसमें मिनांडर का वर्णन मिलता है, कनिष्क का है, विम कैडफिसेस का है या फिर कुजुल कैडफिसेस का है? आपका सही उत्तर होना चाहिए मिनांडर का। ठीक है? ये जो रेह प्रयागराज में है, ध्यान दीजिएगा, रेह प्रयागराज में है और यहीं पर एक अभिलेख मिला है, ठीक है? और इसी में वर्णन मिलता है हमें मिनांडर का। तो मिनांडर से 1-2 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये मिनांडर कौन था? तो आप बताओगे यह एक यवन शासक था। यह एक यवन शासक था, ठीक? और यवन शासक था और इसका इसका जो साम्राज्य था, इसका साम्राज्य ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित था? जैसे मैं बात करूँ, यहाँ झेलम नदी से लेकर अ झेलम नदी से लेकर ये था मथुरा तक। ये वाला मान लीजिए पूरा भारत है, यहाँ पर झेलम नदी से लेकर ये था मथुरा तक इसका साम्राज्य विस्तारित था। ठीक है? इसका साम्राज्य कहाँ तक था? झेलम नदी से मथुरा तक इसका साम्राज्य विस्तार था। यहाँ तक बात समझ गए? और एक खास बात, ये जो मिनांडर है, ये दरअसल इसके संबंध में एक पुस्तक काफ़ी चर्चित रहती है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्ह। इस पुस्तक को ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक में किन-किन लोगों के किन-किन लोगों के बीच की वार्ता को रखा गया है? तो आप बताओगे मिनांडर और नागसेन। आचार्य नागसेन ये बौद्ध भिक्षु थे, तो मिनांडर प्रश्न पूछता था और नागसेन उसका उत्तर देते थे। इसीलिए इसको कहा गया है मिनांडर यानी मिलिंद प्रश्न कहो, पन्हु प्रश्न कहो। ठीक है? तो वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में, इसका तो आपको उत्तर पता चल गया। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन-सा विदेशी यात्री है जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था? तो कौन है? ये पूछा है आपसे। इसमें से कौन है जो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था? तो ये वेन्सांग तो है नहीं, इत्सिंग भी नहीं है, निकोलो कांटी भी नहीं है, ये है फाहियान। ठीक है? यही आया था चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत। और चंद्रगुप्त सेकंड ये जो है, ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से कैसे संबंधित है? चंद्रगुप्त सेकंड। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक जगह है मथुरा। मथुरा। मथुरा में एक नागवंश था, तो चंद्रगुप्त सेकंड की वहाँ से वैवाहिक संबंध थे। तो हम लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड ने मथुरा की एक राजकुमारी थी, मथुरा की नाग राजकुमारी, इनका नाम है कुबेर नागा, कुबेर नागा के साथ विवाह किया था, के साथ विवाह किया और विवाह करने के उपरांत इनकी एक पुत्री भी थी, जिसका नाम है प्रभावती। प्रभावती, इनका भी नाम याद रखो, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। और ये जो चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य थे, अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो फिर आपने पढ़ा होगा कि नवरत्न भी थे, जैसे कालिदास जैसे लोग इनके नवरत्नों को नवरत्न जैसे गुट को सुशोभित करते थे, है ना? तो खैर वापस आओ अपने क्वेश्चन में। चौथे नंबर में कह रहा है कि गुप्तकालीन जानकारी का स्रोत नहीं है, कौन-सा नहीं है? बिलसत का अभिलेख, टोपरा का अभिलेख, गढ़वा का अभिलेख या फिर मथुरा का अभिलेख? किसमें गुप्तकालीन जानकारी का वर्णन हमें नहीं मिलता है? तो आंसर होगा टोपरा। ठीक है? ये टोपरा है क्या? अगर गुप्तकालीन इसमें जानकारी नहीं मिलती है तो फिर किसकी जानकारी मिलती है? टोपरा अभिलेख। तो ये जो टोपरा अभिलेख है इसमें दरअसल अशोक से संबंधित जानकारियाँ हमें मिलती हैं। अशोक से संबंधित जानकारियाँ हमें मिलती हैं, ठीक है? और ये जो टोपरा है ये पहले सहारनपुर में था, फिर इसे दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली ले जाया गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सहारनपुर से दिल्ली ले कौन गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक, ये ले गया था, यहाँ से वहाँ।
अच्छा, इसमें आप वापस आओ अपने क्वेश्चन में। इसमें कई सारे और अभिलेख दे रहे हैं, जैसे बिलसत का अभिलेख भी दे रहा है, गढ़वा दे रहा है, मथुरा दे रहा है। तो इसमें 1-2 देखो ज़रा। जैसे मैं बात करूँ बिलसत का अभिलेख, ठीक है? जैसे मैं बात करूँ बिलसद बिलसद का अभिलेख। ये अभिलेख कहाँ पर है? आपसे ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का है, तो आप बताओगे एटा में। किससे संबंधित है? गुप्त शासकों से। इसमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब नीचे पीछे आओ ऑप्शन में। एक है गढ़वा का अभिलेख। यहाँ पर ले लो गढ़वा को। गढ़वा अभिलेख। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ये गढ़वा अभिलेख कहाँ पर है? तो आप बताओगे प्रयागराज में। ठीक है? बोलना नहीं। किससे संबंधित है? तो आप बताओगे गुप्तों से। हमें गुप्तों की इसमें जानकारी मिलती है। ठीक? और इसके बाद मथुरा लेक तो मथुरा में ही है, वो तो आपको पता ही होगा, उतना कॉमन सेंस आप लगा लोगे। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 5वां। उत्तर प्रदेश से संबंधित गुप्त काल की जानकारी के प्रमुख स्रोतों तथा उनकी वर्तमान अवस्थिति के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये जो अभिलेख मिले हैं, वो कहाँ-कहाँ मिले हैं उत्तर प्रदेश में? तो उसके बारे में पूछ रहा है। मानकुंवर अभिलेख क्या ये प्रयागराज में मिला है? करमदंडा अभिलेख क्या ये अयोध्या में मिला है? कहोम अभिलेख क्या ये बस्ती में मिला है? नहीं, यही गलत है। ये है देवरिया में। ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? ये है देवरिया में। ठीक। इसके बाद भीतरी स्तंभलेख ये कहाँ मिला है? ये मिला है गाजीपुर में। तो ये 4 के चारों आपको पता होने चाहिए और ये सारे के सारे गुप्तकालीन संबंध में जानकारी देते हैं। मानकुंवर कहाँ है? प्रयागराज में। करमदंडा कहाँ है? अयोध्या में। कहोम बस्ती में नहीं है, देवरिया में। और भीतरी कहाँ है? ये है गाजीपुर में। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर यानी कि जो कानपुर में है, और दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है, ये किस वंश से संबंधित है? ये पूछा है आपसे। तो उत्तर प्रदेश में जो भीतरगांव मंदिर है, ये कानपुर में है, ईंटों से निर्मित है। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है। ये संबंधित है गुप्त काल से। ठीक। नेक्स्ट देखो। मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत नहीं है। हरहा अभिलेख बाराबंकी में है। क्या ये मौखरी वंश का संबंध है इससे, या इसमें हमें मौखरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है? क्या ये सही है? सोहनाग का अभिलेख देवरिया में है। क्या इसका वर्णन हमें अ, क्या इस अभिलेख में हमें मौखरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है? भिटौरा अभिलेख ये अयोध्या में है। क्या इसमें हमें मौखरी वंश के इतिहास का स्रोत मिलता है? या गढ़वा अभिलेख प्रयागराज में है, इसमें हमें मौखरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कौन सा सही है? इसमें ये सारे के सारे सही हैं, तीनों। लेकिन ये जो आपका गढ़वा है ना, ये है तो प्रयागराज में, लेकिन इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक। तो ये तीन सही हैं। हरहा अभिलेख, इनकी लोकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। हरहा कहाँ है? बाराबंकी में। सोहनाग अभिलेख ये कहाँ मिला है? देवरिया में। भिटौरा अभिलेख ये कहाँ मिला है? अयोध्या में। भिटौरा से प्राप्त जो मोहरें हैं, वो कहाँ से मिली हैं? अयोध्या से। ठीक है? और ये सारे के सारे मौखरी वंश की ओर इशारा करते हैं। लेकिन गढ़वा शिलालेख ये प्रयागराज में मिला है और ये गुप्त वंश की ओर इशारा करता है, ना कि मौखरी वंश की ओर। ठीक है? नेक्स्ट देखो। किस वर्धन शासक ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? बताओ भाई, कौन सा था वर्धन शासक जिसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? राज्यवर्धन तो था नहीं, आदित्यवर्धन भी नहीं था, प्रभाकर वर्धन नहीं था, ये हर्षवर्धन ही था। कन्नौज को अपनी इसने राजधानी बनाई थी। देखो, ये हर्षवर्धन है जिसने क्या किया है, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यहां तक बात समझ गए? इसके बाद हर्ष के ही दरबार में एक था बंदा जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी था, और इसी बाणभट्ट ने लिखा है हर्ष चरितम। ये भी याद रखो आप। हर्ष चरितम पूछा जाता है किसने लिखा है, तो आप बताओगे बाणभट्ट। ठीक। हर्ष के बारे में दो चार बातें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे, मैं इंक बदल दूं। हर्ष के बारे में दो चार बातें ऐसी हैं कि आपसे पूछा जाए कि अगर कि जो चीनी यात्री था वेन सांग, ये किसके शासनकाल में भारत आया? किसके शासनकाल में भारत आया? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे ये आया था हर्ष के शासनकाल में। ठीक है? हर्ष के शासनकाल में आया था। अच्छा, ये जो वेनसांग है ना, इसकी एक किताब काफी चर्चित हुई है। किताब का नाम याद रखो। किताब का नाम है सी यू की। ठीक। और अपनी इस पुस्तक में इसने भारत के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका नाम है इनतू।
याद रखो, ये भी पूछा जाता है। या फिर इसे कहा जाता है थिएंतु, ठीक है? अच्छा, और इसमें क्या-क्या हुआ इसके शासनकाल में? मैं बात हर्ष की कर रहा हूँ। तो देखो, दरअसल ये मोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। तो हर्ष प्रत्येक वर्ष क्या करवाता था? मोक्ष परिषद का। हर्ष प्रत्येक वर्ष मोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था, ठीक है? और इस मोक्ष परिषद में न सिर्फ़ भगवान बुद्ध की पूजा की जाती थी, बल्कि शिव भगवान की भी पूजा की जाती थी और साथ ही साथ इसमें सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती थी। और बताते हैं कि हर्ष यहाँ पर सर्वस्व न्यौछावर कर देता था अपने आप को। ये बहुत दान देता था यहाँ पर प्रयागराज में, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर 5वें वर्ष ये किसका आयोजन करवाता था? तो आप बताओगे मोक्ष परिषद का। नेक्स्ट देखो, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हैं भवभूति। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किसके दरबार में निवास करते थे? संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हैं भवभूति, ये किसके दरबार के थे? या ये थे यशोवर्मन के, हर्षवर्धन के, पुष्यमित्र शुंग के या फिर चंद्रगुप्त सेकंड के? आंसर होगा ये थे यशोवर्मन के, ठीक है? इसको याद रखिएगा, भवभूति किसके दरबार में थे? भवभूति थे यशोवर्मन के दरबार के, ठीक? अच्छा, एक बात और याद रखो, ये यशोवर्मन के दरबार के थे, तो ये यशोवर्मन कौन था? दरअसल जब कन्नौज में अस्थायित्व व्याप्त था, तो उस समय एक राजा कन्नौज की गद्दी पर बैठा था जिसका नाम था यशोवर्मन। और इसी के समय में ये कन्नौज में चीनी यात्री भी आया था। तो वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से है, ठीक है? यशोवर्मन कौन था? यशोवर्मन तो कन्नौज का ही राजा था, या हम कहें कन्नौज के राज सिंहासन पर राज सिंहासन पर यही यशोवर्मन बैठा था। अच्छा, इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री भी आया था, भारत भारत आया। इसका नाम याद रखो, इसका नाम है हुई चाओ, ये भारत आया था। और इसी के शासनकाल में था, कौन था ये संस्कृत का विद्वान? भवभूति। इसी के शासनकाल में भवभूति था, संस्कृत का प्रकांड विद्वान। और इसने कई सारे नाटक लिखे हैं। तो 3 नाटक आप याद रखो, इसने 3 नाटक जो इसके हैं, उनमें से जैसे एक है मालती माधव, दूसरा है उत्तर रामचरितम और तीसरा नाटक है महावीर चरित या महावीर चरितम, ठीक है? तो ये 3 नाटक याद रखो, भवभूति के हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ जो कन्नौज की गद्दी में यशोवर्मन बैठा था, वो किस धर्म को मानता था पता है आपको? वो था शैव धर्म अवलंबी, ठीक है? वो शैव धर्मावलंबी थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये शैव धर्म को मानता था। तो इनको भी याद रखो, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार भवभूति किसके दरबार में थे? यशोवर्मन के। और इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है कन्नौज से। नेक्स्ट देखो, मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भाग नहीं लिया? बताओ। त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसमें किसने भाग नहीं लिया? राष्ट्रकूट ने लिया, वर्धन ने नहीं लिया, पाल ने लिया, प्रतिहार ने लिया। तो हमारा सही उत्तर होगा वर्धन। अब जरा यहाँ पर देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक? कौन-कौन था इसमें? इसमें थे गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने इतिहास आपको कवर किया है, आप वहाँ से देख सकते हो। इसमें था पाल और इसमें था राष्ट्रकूट वंश। तो ये तीनों लड़ रहे थे। और जो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि अंतिम रूप से विजय किसकी हुई? ये कन्नौज के लिए संघर्ष था, ध्यान रखिएगा। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, उस समय कन्नौज काफ़ी धनाढ्य था। तो इसका जो अंतिम रूप से विजयी था, वो कौन था पता है आपको? अंतिम रूप से जो विजयी हुआ था वो थे गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। ये अंतिम रूप से विजयी हुए थे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक ये कहाँ पर स्थित है? लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? तो लखनऊ में ही है, काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। लेकिन इसमें 2-4 बातें और मुझे बताओ। ये जो बड़ा इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा कहाँ पर है? ये है लखनऊ में, ठीक? इसे ही कहा जाता है भूल भुलैया, इसे
भूल भुलैया कहा जाता है। अच्छा, और बताओ मुझे, बनवाया किसने? तो आप बताओगे, इसे बनवाया आसफ उद दौला ने। ठीक है? ये दोनों बातें याद रखो। इसे बनवाया किसने है, ये बात आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बाकी ये कहाँ पर है, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि ये लखनऊ में है। ठीक है? देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि घोषिताराम विहार, ये जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ये कहाँ पर स्थित है? राजगृह में है, चंपा में है, श्रावस्ती में है, या फिर कौशाम्बी में है? बताइए भाई। घोषिताराम विहार ये कहाँ पर है? तो ये है आपके कन्नौज में या कौशाम्बी में? ये कौशाम्बी में। अब इसमें देखो जरा, ये जो कौशाम्बी है, ये काफी चर्चा में रहा है। हम जब ऐतिहासिक इसमें यानी कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें कौशाम्बी शब्द, या हम कहें जो कौशाम्बी का क्षेत्र है, ये काफी चर्चा में रहा था। क्यों? एक-एक करके देखो, इसमें पॉइंट्स कौन-कौन से हो सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे महाजनपद काल के समय एक वत्स महाजनपद था, ध्यान करो, उसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। तो महाजनपद काल में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। ठीक। अच्छा, दूसरी बात देखो, यहाँ का राजा जो था वो कौन था? राजा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये एक बार। यहाँ का जो राजा था उसका नाम है उदयन। ठीक है? इसके अलावा यहाँ का राजा उदयन था। अशोक और जो समुद्रगुप्त का अभिलेख था, जिसका नाम था प्रयाग स्तंभ, वो कहाँ था? वो यही तो था। इसके बाद यहाँ से फिर किले में ले जाया गया था। ठीक है? अकबर के द्वारा। तो अशोक और समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ यही था, कौशाम्बी में ही। कौशाम्बी से संबंधित 2-4 बातें और हैं, जैसे कोई जैन तीर्थंकर हैं जिनका जन्म हुआ है कौशाम्बी में? याद करो, मैंने पीछे आपको बताया था जब सारे जैन तीर्थंकर पढ़ाए थे। तो यहाँ से आप याद रखो, एक जैन तीर्थंकर थे। क्या नाम है इनका? जैन तीर्थंकर का नाम है पद्म प्रभु। ठीक? इन पद्म प्रभु का जन्म यहीं हुआ है, यहीं हुआ। ये भी बात याद रखो। अच्छा, जैन तीर्थ जो एक है प्रभासगिरी, या हम कहें पभोसा, जिसे प्रभोसा भी कहा जाता है, वो कहाँ है? वो भी यहीं पर है। ये भी पूछा जाता है। एक जैन तीर्थ है जिसका नाम है प्रभास गिरी या फिर पभोसा। ये कहाँ पर है? ये भी यहीं पर है, कौशाम्बी में। और ये पीसीएस में शायद पिछली बार या फिर आरओ एआरओ में पिछली बार पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म यहाँ पर हुआ है, और जैन तीर्थ प्रभासगिरी या पभोसा यहीं पर है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 13 नंबर, यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म ये कहाँ हुआ था? अपने यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ, तो कानपुर तो है नहीं, आरामपुर ये भी नहीं है, गाजियाबाद ये भी नहीं है, वाराणसी है। यही सही होगा आपका, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म। और मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी में एक ग्राम है, आपने शायद नाम सुना हो, लमही ग्राम, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है? जैन स्तूप मिला है कंकाली टीले में, तो ये कहाँ पर है? ये कंकाली टीला है मथुरा में। आंसर होगा तीसरा। ठीक है? मथुरा। और यही ये जो कंकाली टीला है ना, यहाँ दरअसल कंकाली टीला इसके ऐसा कहा जाता है कि कंकाली टीला इसका नाम इसलिए पड़ा चूंकि यहाँ पर एक मंदिर है, कंकाली देवी का मंदिर, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा है। ठीक है? तो खैर, कंकाली टीला ये मथुरा में है, और यहाँ से क्या मिला है? वो मिला है जैन स्तूप। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध सूफी संत हैं शेख सलीम चिश्ती साहब, इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। प्रसिद्ध सूफी संत हैं शेख सलीम चिश्ती, इनकी दरगाह कहाँ पर है? जौनपुर में है? नहीं। कन्नौज में है? यहाँ भी नहीं है। फतेहपुर सीकरी में है। यही तीसरा सही होगा। बाराबंकी में भी नहीं है। ठीक है? तो फतेहपुर सीकरी से संबंधित 2-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फतेहपुर सीकरी क्या-क्या है यहाँ पे? आओ जरा समझते हैं। जैसे सबसे पहली बात, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या चिश्ती का मकबरा। ठीक? दूसरी बात, बुलंद दरवाजा, ये भी यहीं पर है। या फिर हम कहें जामा मस्जिद,
जामा मस्जिद यहीं पर है। और आपने नाम सुना होगा जोधाबाई का मकबरा का मकबरा यहीं पर है। आपने नाम सुना होगा बीरबल का मकबरा, सॉरी, बीरबल महल, मकबरा बोल दिया, ठीक है? बीरबल महल यहीं पर है। आपने नाम सुना होगा पंच महल का, यहीं पर है। आपने नाम सुना होगा मरियम महल, यहीं पर है, फतेहपुर सीकरी में। और भी कई सारी बातें हैं, कई सारे इमारतें हैं यहाँ पर। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सैफ सलीम चिश्ती का इनका दरगाह कहाँ पर है? तो यहीं पर। नेक्स्ट देखो, यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश के जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका अधिवेशन कहाँ-कहाँ हुआ है? ये आपको मैच कराना है। मेरठ में इसका अधिवेशन हुआ था क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका अधिवेशन मेरठ में कब हुआ है? कानपुर में कब हुआ है? लखनऊ में कब हुआ है? और बनारस में कब हुआ है? ये मैच कराना है आपको। तो सबसे पहले कानपुर को उठा लो, 1925 में, ठीक? फिर आप उठा लो, मैं इंक बदल दूँ, फिर आप उठा लो लखनऊ को, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में। फिर उठा लो बनारस को, ये वो वाला दौर था बनारस वाला जब बंगाल विभाजन हुआ था। और मेरठ को उठा लो 1946 में। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलो अब आगे बढ़ो। अब आप मैच करा लेना यहाँ से, ठीक है? मैं इसमें सारे के सारे एक लिस्ट बना दूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। जितने भी अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो सारी की सारी लिस्ट उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, ठीक है? और यहीं तक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वनडे एग्ज़ाम्स में। देखो, जैसे सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक? प्रयागराज में अधिवेशन कब-कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन-कौन बने? जैसे जैसे प्रयागराज में सबसे पहले 1888 में अधिवेशन हुआ और वहाँ पर इसके अध्यक्ष थे, इनका नाम था जॉर्ज यूले। इसके बाद अधिवेशन हुआ आपका 1892 में, यहाँ पर अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है? इसके बाद प्रयागराज में अधिवेशन हुआ था 1910 में और इसके अध्यक्ष बने थे विलियम वेडरबर्ग। ये मैं यूपी की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आगे आओ, प्रयागराज के बाद उठा लो आप लखनऊ को, ठीक है? लखनऊ में अधिवेशन कब-कब हुआ? 1899 में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। राजेश नहीं है, रमेश हैं। 1899, रमेश चंद्र दत्त, आरसी दत्त, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर अधिवेशन होता है 1916 में और इसके अध्यक्ष बनते हैं अंबिका चरण मजूमदार, एसीएमसी, एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। और इसके बाद 1935 में अधिवेशन होता है लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। चलो अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद अधिवेशन होता है बनारस में। आप बनारस को उठा लो, बनारस में 1905 में अधिवेशन हुआ, जीकेजी इसके अध्यक्ष बने। जीकेजी बोले तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बने। बनारस के बाद आप उठा लो अपने कानपुर को, कानपुर में अधिवेशन हुआ इसका 1925 में और यहाँ पर इसकी अध्यक्ष बनी थी, मैडम थी, जो हमारे यहाँ की राज्यपाल भी रही हैं, इनका नाम है सरोजनी नायडू, ठीक है? और इसके बाद आप उठा लो मेरठ को, मेरठ में हुआ 1946 में आचार्य जेवी कृपलानी के द्वारा इसका इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये हैं हमारे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन जो कि उत्तर प्रदेश में हुए हैं। याद रखिएगा, प्रयागराज में 3 अधिवेशन, एक जगह लिस्ट बना लो, लखनऊ में अधिवेशन, ये भी लिस्ट बना लो और बनारस, कानपुर और मेरठ, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर है इसका, आप मैच करा लेना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो यहाँ पर आप देखो, चूंकि एक्ट की बात कर रहा है तो आंसर होगा 1833 का अधिनियम। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1834 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है? 1833, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। एक्ट की बात करेगा तो 1833 के एक्ट के द्वारा हुआ था 1834 में। नेक्स्ट देखो, यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? बताइए भाई। एक तरफ पुराने नाम लिखे हैं और एक तरफ इनके क्षेत्र लिखे हैं, वर्तमान स्थिति कहाँ पर है या इनके नए नाम। तो कोइल जो है वो अलीगढ़ का क्षेत्र है। महोदय नगर, सॉरी, महोत्सव नगर, ये महोबा का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। महोदय श्री, ये कन्नौज का है, सही है। जेजाक भुक्ति कौशाम्बी का नहीं है ना, गलत हो गया। ये है बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का, ठीक है यहाँ तक। तो ये इसका जो 18 का छठा है वो गलत हो जाएगा, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था?
उत्तर प्रदेश में मैं किसान सभा की बात कर रहा हूँ। देखो, रामचंद्र नहीं थे, है ना? और गौरीशंकर भी थे, द्विवेदी साहब भी थे और मालवीय जी भी थे। यही वाला सही हो जाएगा हमारा। अब इसमें देखो ज़रा, मैं बात कर लूँ उत्तर प्रदेश किसान सभा की। उत्तर प्रदेश, या हम बात करें संयुक्त प्रांत किसान सभा की। उस समय चूँकि संयुक्त प्रांत ही था, तो संयुक्त प्रांत लिख लो। संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन कब हुआ? सबसे पहला प्रश्न। 1918 में। किसने-किसने किया? तो आप बताओगे गौरी शंकर मिश्रा ने, ठीक? और किसने किया? इंद्र नारायण द्विवेदी ने, ये भी थे इसमें। और कौन था? और थे मदन मोहन मालवीय साहब, ये भी थे। तो ये तीनों के नाम आप याद रखोगे, ठीक है? इसके बाद एक वर्ष और याद रखो, अक्टूबर 2020। ये बात मैं कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2020 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई। अवध किसान सभा की स्थापना, ये अक्टूबर 2020 में हुई। की किसने? सबसे बड़ा प्रश्न। ये की थी रामचंद्र, बाबा रामचंद्र ने, ठीक है? ये की थी बाबा रामचंद्र ने, अवध किसान सभा की स्थापना की अक्टूबर 2020 में। इसको भी याद रखो। तो यहां से आपका जो क्वेश्चन होगा वो हो जाएगा बाबा रामचंद्र, सही। चूंकि उत्तर प्रदेश किसान सभा में ये तीनों थे, बाबा रामचंद्र नहीं थे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन है? बताओ भाई। सहजानंद सरस्वती, एनसी रंगा, बाबा रामचंद्र, या फिर जवाहरलाल नेहरू। इसमें आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर होना चाहिए सहजानंद सरस्वती। अवध क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष, ठीक है? आओ जरा समझो। ये जो अखिल भारतीय, ये जो अखिल भारतीय किसान सभा है, किसान सभा, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा है आपसे। तो अखिल भारतीय किसान सभा, ये पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। स्थान क्या था? स्थान था लखनऊ। और इसका अध्यक्ष कौन था? यही 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका अध्यक्ष कौन था? वनडे एग्ज़ाम्स में, हाँ, यही 4 चीज़ें हैं जो आपको रटनी है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं सहजानंद, सहजानंद सरस्वती, ठीक है? और इसके जो सचिव थे, वो कौन थे? या हम कहें महासचिव तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके महासचिव कौन थे? एनजी रंगा, ठीक है? तो बस इतनी ही बातें याद रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन-सा पुरातात्विक स्थल है, जहाँ पर पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन-सा स्थल है जहाँ से पुरापाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक के स्थल हुए प्राप्त हुए हैं? मैदाहा है, चौपानी मांडो है, लोहंता नाला है, या फिर दमदमा है? बताइए इसका सही उत्तर। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा चौपानी मांडो। अच्छा, चौपानी मांडो ये दरअसल बेलन घाटी में स्थित है। बेलन घाटी में स्थित है, ठीक है? बेलन घाटी में स्थित क्या है? चौपानी मांडो। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, पुरापाषाण काल के, बल्कि यहाँ पर मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पर नव पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। तीनों तीनों कालों के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। यही है चौपानी मांडू, ठीक है? अब एक प्रश्न ये बनता है, ये जो चौपानी मांडू है ये कहाँ है? इसका स्थान क्या है? ये है प्रयागराज में। इसको भी लोकेशन याद रखो, आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब नीचे पीछे आओ जरा वापस। एक लिखा है लोहंदा नाला, फिर लिखा है दमदमा, फिर लिखा है महदहा। तो अब जरा मुझे ये बताओ, ये जो लोहंदा नाला है ये कहाँ पर है? लोहंदा नाला, ये है प्रयागराज में। अच्छा, फिर मुझे बताओ महदहा कहाँ पर है? महदहा के बाद और क्या था? महदहा के बाद महदहा था, लोहंदा, हाँ, दमदमा, ठीक है? ये महदहा कहाँ पर है? तो आप बताओगे महदहा और ये जो दमदमा है, ये दोनों के दोनों है प्रतापगढ़ में, ठीक है? प्रतापगढ़ में एक सराय नाहर राय भी है। तो ये लोकेशंस आपसे पूछी जाती हैं। तो इन सब लोकेशंस को ध्यान में रखिए। हालाँकि मैंने इतिहास में इसको कवर करवाया है, आप प्लेलिस्ट में वहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22। बेलन नदी घाटी का विस्तार आधुनिक उत्तर प्रदेश में किस जनपद में नहीं था? तो यहाँ पर विस्तार है। ये है मिर्जापुर,
ये है सोनभद्र और यहीं आस-पास है आपका मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और यहीं पर है प्रयागराज, ठीक है? तो इस क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है, यहाँ पर। सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, चंदौली नहीं है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, किस पाषाणकालीन स्थल से समाधान और गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं? कोल्डियवा है, चकिया है, हुलास है या फिर सराय नाहरराय है? आंसर होगा सराय नाहरराय। तो जरा वापस आओ अपने प्रश्न में और यहाँ से आप देखो सराय नाहरराय से क्या-क्या मिला है? देखो, सराय नाहरराय, क्या-क्या मिला है सराय नाहरराय से? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि ये है कहाँ पे सराय नाहरराय? बताओ भई। यह पड़ता है प्रतापगढ़ में, ठीक है? दूसरा, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये हो गया। और बताओ, यहाँ से मिले हैं लघु पाषाण उपकरण, यानी जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। यहाँ से 14 शवाधान मिले हैं, यहाँ से मिले हैं 8 गर्त चूल्हे और यहाँ से मिली हैं अस्थि और सींग से निर्मित उपकरण। ये मिला है यहाँ पे सराय नाहरराय से। याद रखिएगा प्रतापगढ़ में है, मध्य पाषाणकालीन उपकरण है और यहाँ से इतनी सारी चीजें मिली हैं, ठीक है? तो किस पाषाणकालीन स्थल से समाधान और गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं? आंसर होगा सराय नाहरराय। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, 1857 में बरेली, उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? हजरत महल ये तो लखनऊ से थी, खान बहादुर खान, क्या ये बरेली से थे क्या? खान बहादुर खान, तो यही सही होगा, बरेली से ही थे। कुंवर सिंह ये बिहार से हैं, नाना साहब ये कानपुर से हैं, ठीक है? और इसमें जरा यहाँ पर देखो आप, बरेली से कौन था? बरेली से कौन था? बरेली से थे अपने खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, ठीक। वहीं मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ भाई फैजाबाद से कौन थे, तो आप बताओगे मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये थे फैजाबाद से। गोरखपुर से कौन था? इनका भी नाम याद रखो। ये मैं 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूँ। 1857 की क्रांति में किन किन क्षेत्रों से कौन कौन नेता थे? जैसे गोरखपुर से कौन थे? यहाँ से थे गजाधर सिंह, ठीक है? तीनों को याद रखो, बाकी मैं इतिहास में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखो, 24-25 नंबर, निम्नलिखित में से किन नवपाषाणकालीन स्थल या स्थलों से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं आपको कोल्डिवा से भी और लहुरा देव से भी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। कोल्डिहवा और लहुरा देव यहाँ दोनों जगह से मिले हैं धान की खेती के साक्ष्य, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? महोबा तो है नहीं, काम्पिले भी नहीं है, मथुरा भी नहीं है, यही कन्नौज सही होगा, चौथा वाला। महोदय श्री कन्नौज को ही कहा जाता था और ये यूपी लोअर 2015 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2021 का प्रश्न देखो, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा प्रश्न ये। यूपी के विरुद्ध सॉरी अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व ये किसने किया था? शुजाउद्दौला नहीं है, आसफ उद्दौला ये भी नवाब थे, नहीं है, महीप सिंह भी नहीं है, राजा चेत सिंह, यही है, राजा चेत सिंह, ठीक है? अच्छा ये महीप सिंह कौन है? ये दरअसल राजा चेत सिंह को जब गद्दी से हटा दिया गया था वाराणसी में बनारस विद्रोह के समय, तब फिर राजा बनाया गया था महीप सिंह या महीप नारायण सिंह को। और इसके समय इसको हटाया किसने था? अंग्रेज था वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है? इसने हटाया था। यानी जो बनारस विद्रोह का संबंध किससे? चेत सिंह से, ध्यान रखिएगा। और उस समय अंग्रेज मुखिया कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और चेत सिंह को हटा के गद्दी पर किसे बैठाया गया था? महीप सिंह को। तो बस इतनी ही बातें याद रखनी है आपको, ठीक है? नेक्स्ट देखो, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो बताओ भाई, राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहाँ पर फांसी दी गई थी? ये पूछा है आपसे। तो ये जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है? याद रखिएगा इनका सबसे पहले तो आप मुझे जन्म बताओ, सन नहीं, बस केवल लोकेशन बताओ, बस इतना ही पूछा जाता है। शाहजहांपुर, ठीक। इनका जो जन्म का लोकेशन है वो है शाहजहांपुर। अच्छा, फिर इन्हें बताओ मुझे फांसी कहाँ दी गई थी? तो आप बताओगे गोरखपुर में, गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में लगभग 1927 में इनको फांसी दे दी गई थी। और काहे से क्यों दी गई थी? किससे संबंधित है ये संबंधित है काकोरी ट्रेन एक्शन से। अभी इसका नाम बदल दिया गया है, तो आप इसी को यही पढ़ो, काकोरी ट्रेन एक्शन से। ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। लोकेशन और इसकी डेट वगैरह ये जो इंपॉर्टेंट डेटें हैं
वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। चलो बताओ, प्रश्न में वापस फिर आओ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? आंसर होगा आपका गोरखपुर। ठीक। अच्छा, इसमें आप वापस आओ जरा प्रश्न में। यहाँ से और भी कई सारे लोगों को फांसी दी गई थी काकोरी ट्रेन एक्शन में। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था ये? 9 अगस्त 1925 में। ठीक है। और इससे संबंधित जैसे एक शख्स थे, आपने नाम सुना होगा, इनका नाम है राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें भी फांसी दी गई थी। जैसे एक हैं अशफाक उल्लाह खां, इन्हें भी फांसी दी गई थी। जैसे एक हैं रोशन सिंह, इन्हें भी फांसी दी गई थी। तो राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई थी? इन्हें दी गई थी गोंडा जेल में। और अशफाक इन्हें दी गई थी फैजाबाद में। रोशन सिंह इन्हें दी गई थी नैनी की सेंट्रल जेल में। तो यहाँ पर इन्हें फांसी दी गई थी और ये सारे के सारे संबंधित हैं किससे? काकोरी ट्रेन एक्शन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य आंदोलन हुआ, एका आंदोलन। ये एक अन्य आंदोलन हुआ, एका आंदोलन। ये जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था किसके नेतृत्व में? आपसे ये पूछा है। ये जो एका आंदोलन था, ये कौन शुरू किया था? कौन नेता था इसका? बस इतना पूछा है आपसे। तो इसके नेता थे मदारी पासी और सहारेब, याद रखिएगा। ठीक है, इसके नेता कौन थे? मदारी पासी और सहारेब। जरा आओ देख लेते हैं इसको। एका आंदोलन ये कहाँ से है? ये है यूपी से। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र है बहराइच बोल दिया मैंने, दरअसल ये बहराइच ही है। हाँ, सही है, बहराइच। और जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा हरदोई। ठीक है, बहराइच हो गया, हरदोई हो गया। बहराइच के आसपास के क्षेत्र और कौन हो सकते हैं? बाराबंकी। और हरदोई के आसपास का क्षेत्र जैसे सीतापुर। ठीक है, तो इन जगहों पर इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। कब हुआ था ये प्रारंभ? 1921-22 में। 1921 के लास्ट और 22 के प्रारंभ में ही इसको कुचल दिया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? क्यों शुरू किया गया? जो निर्धारित लगान थी, निर्धारित लगान से ज़्यादा लगान न देना, लगान न देना, ये इसका मेन टारगेट था। तो और इसके नेता कौन थे? नेता, ये याद रखिएगा, इनका नाम है मदारी पासी और सहरेब। मदारी पासी और सहरेब, या कई जगह इनका नाम सहदेव भी लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सहरेब और सहदेव से। हालांकि आपके एग्जाम में जो ऑप्शंस आएंगे इतने क्लोज नहीं आते। मदारी पासी और सहदेव, बस इतनी ही बातें हैं जो आपको एका आंदोलन से याद रखनी है। और इसमें कई सारी बातें और हैं, जैसे आप जब पढ़ोगे एका आंदोलन को डिटेल में तब आप समझ पाओगे कि जब किसान मिलते थे ना तो एक जगह गड्ढा खोदते थे, फिर उसमें पानी भरते थे और उस पानी को अपने हाथ में लेके कसम खाते थे कि हम निर्धारित लगान से ज्यादा लगान नहीं देंगे। तो वो उस जो गड्ढे में पानी होता था उसे माँ गंगा मानते थे। तो खैर गंगा की कसम लेते थे। तो ये सारी इतिहास के तथ्य हैं। आपके जो एग्जाम में तथ्य पूछे जाते हैं वो इतने ही पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने पहला अखबार हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया है। बताओ भाई इसमें कौन सा सही होगा? जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया है। 1845 में पहला अखबार निकाला गया था जिसका नाम है बनारस अखबार। मैंने आपको अखबार पत्र पत्रिकाएं ये सारी करवा दिए हैं यूपी स्पेशल में। ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हो। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बनारस अखबार। अच्छा, ये सरस्वती लिखा है, मुझे बताओ सरस्वती का संपादक कौन था? क्या बता सकते हो? इनका था महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, दो वेदों के ज्ञाता। चलो भाई आगे बढ़ो। यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बताओ। भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया, वो कहाँ है? फर्रुखाबाद में है। ये तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक। अच्छा, फर्रुखाबाद में एक जगह है काम्पिल। काम्पिल, ये कहाँ पर है? ये है फर्रुखाबाद में। समझो, काम्पिल, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जैन तीर्थंकर का भी यहाँ जन्म हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो जैन तीर्थंकर थे, जैसे मैं बात करूं विमल नाथ की, है ना, तीर्थंकर, हटाओ इसको, तीर्थंकर विमल नाथ, इनका जन्म हुआ यहाँ पर। इसके बाद महासती,
द्रौपदी जी का भी जन्म हुआ यहाँ पर, द्रौपदी इनका भी यहाँ पर जन्म हुआ। यहाँ पर जन्म हुआ गुरु द्रोणाचार्य का, ऐसा माना जाता है इनका भी यहाँ पर जन्म हुआ है। और ये जो काम्पिल है यहाँ पर कई सारी दृश्य हैं, कई किला हैं, आश्रम है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजा द्रुपद किला, यहाँ पर आपको मिलेगा कपिल मुनि का आश्रम, मुनि का आश्रम, यहाँ पर आपको मिलेगा भेद कुंड, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा द्रौपदी कुंड, ठीक। तो ये सारी बातें हैं जो आपको फर्रुखाबाद से याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, यूपीपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो किस संप्रदाय से हैं? सबको पता होगा आदित्यनाथ। अजय सिंह बिष्ट करके इनका नाम है वास्तविक। यूपीपी कांस्टेबल 2018 में फिर से पूछा गया है, सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? तो एटा में है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करेगा, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, अगर ये वर्तमान में आपसे पूछे, वर्तमान में ये कहाँ पर है, तो वर्तमान में आप कहाँ बताओगे? कासगंज में, ठीक है, वर्तमान में कासगंज में। अच्छा, यहाँ अमीर खुसरो से आप दो चार बातें याद रखो। अमीर खुसरो से कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे अमीर खुसरो, उठा लो अमीर खुसरो को। सबसे पहले इनका मुझे जन्म बताओ, हालांकि पूछा नहीं जाता है ईयर, इनका स्थान याद रखना बस। 1253 में इनका जन्म हुआ था। स्थान क्या है? स्थान है एटा, एटा में पटियाली ग्राम, ठीक। अच्छा, एटा में पटियाली ग्राम है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है, तो वर्तमान में ये कहाँ पर है? वर्तमान में है ये कासगंज में, ठीक है। और माना जाता है कि अमीर खुसरो ने तबला का जन्म किया या तबला को जन्म दिया। तबला और हिंदी खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है इन्हें। ऐसा माना जाता है कि जो पखावज था, पखावज के इन्होंने दो टुकड़े कर दिए थे, तो वहीं से तबला का जन्म हुआ, ठीक है। तो खैर ये मान्यता है अपनी। तो तबला और हिंदी खड़ी बोली का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ये शिष्य किसके थे? ये किसके शिष्य थे, ये पूछा जाता है, तो आप बताओगे निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, शिष्य थे। अच्छा, इनकी अब मैं चाह रहा हूँ बात करना रचनाओं की, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो की कौन कौन सी रचनाएं थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है तुगलकनामा, तुगलकनामा, ठीक है। जैसे केरानुस, केरानुस सादैन, ये भी एक इनकी एक पुस्तक। जैसे खजाइनुल फुतुह, खजाइनुल फुतुह, या फिर मिफ्ताहुल फुतुह, ये भी है इसकी। और नूह सिपेहर, ये भी इनकी है। वहीं मैं बात करूं दिलबरानी खिज्र खां, ये भी इनकी है रचना। तो इसमें जो आपको याद रखना है वो याद रखना है तुगलकनामा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप याद रखो ना रखो, इट डजेंट मैटर, लेकिन तुगलकनामा कई बार पूछी जा चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यूपीपी कांस्टेबल 2018 में फिर से पूछा गया, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये लखनऊ में नहीं है, आगरा में नहीं है, सीकरी में भी नहीं है, ये है फैजाबाद में, ठीक, फैजाबाद में। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? बताओ भाई। रोपण तो पंजाब में है, ठीक है, रोपण तो पंजाब में है। मांडा कहाँ है? मांडा है जम्मू और कश्मीर में। बनवाली कहाँ है? बनवाली तो हरियाणा में है, ठीक। हुलास कहाँ है? ये अपने यूपी में है, और ये यूपी में कहाँ है? सहारनपुर, यूपी में सहारनपुर में है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब इसमें जो है आप एक लिस्ट बना लो कि उत्तर प्रदेश में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यूपी में हड़प्पा स्थल, ठीक। जैसे मैंने लिखा आलमगीरपुर, काफी बड़ा स्थल है ये आपको मेरठ में भी मिलता है, गाजियाबाद में भी इसका क्षेत्र का विस्तार है। तो मैं मोटा मोटा आइडिया आपको लिखे दे रहा हूँ मेरठ में। जैसे बड़ा गांव और हुलास, ये कहाँ पर है? ये भी हड़प्पा स्थल है उत्तर प्रदेश का, और ये है सहारनपुर में, ठीक है। मैं लिखूं मांडी, मांडा नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, मांडा है जम्मू कश्मीर में। मांडी ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, मुजफ्फरनगर में। वहीं मैं सनौली की अगर बात करूं, मूवी भी आई थी, ये बागपत में है, ठीक है। तो ये यूपी में है जो हड़प्पा के स्थल हैं, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से सभी
पूछे गए हैं। ठीक, इस जिसमें से कई बार ये पूछा गया है कि आलमगीरपुर जो है वो किस नदी के किनारे है, तो इस प्रकार के पूछे जाते हैं। आप तत्पर रहो, तैयार रहो। हालाँकि इन सब के बारे में मैंने डिटेल से आपको हिस्ट्री में पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? राजेंद्र लाहिड़ी तो थे, है ना? राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्लाह खां भी थे, इन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस नहीं थे, रोशन सिंह भी थे, जिन्हें नैनी में फांसी दी गई थी। तो यही आपका सही हो जाएगा, खुदीराम बोस। यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के जो प्राचीनतम 16 महाजनपद थे, उनमें उत्तर प्रदेश में कितने थे? ये पूछा है। तो उत्तर प्रदेश में 8 थे या फिर 9 थे? ये बताओ मुझे। यूपी में थे 8, ठीक है? यूपी में थे 8, कौन-कौन थे? आओ देखो। यूपी में 8 महाजनपद, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद। इनकी लोकेशन पूछी जाती है और इनकी राजधानी पूछी जाती है। जैसे मैं लिखूँ काशी महाजनपद, काशी महाजनपद, राजधानी बताओ। राजधानी है वाराणसी, काशी के आसपास का क्षेत्र। मैंने लिखा वत्स महाजनपद, जनपद, राजधानी बताओ। वत्स की कौन है? वत्स की है कौशाम्बी, ठीक है? मैंने लिखा कोसल महाजनपद, महाजनपद, राजधानी बताओ। कोसल की है श्रावस्ती, वाराणसी होगी काशी की, वत्स की होगी कौशाम्बी, कोसल की हो जाएगी श्रावस्ती। और ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र है प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र, प्रयागराज का क्षेत्र। यहाँ पर विस्तारित था वत्स महाजनपद। कोसल महाजनपद ये कहाँ विस्तारित है? ये विस्तारित था फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र, फैजाबाद का क्षेत्र। इस क्षेत्र में विस्तारित था कोसल महाजनपद, ठीक? अब उठा लो मल्ल को, मल्ल महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ। इसकी राजधानी है कुशीनारा। अच्छा, कहाँ पर ये विस्तारित है? ये विस्तारित था देवरिया के क्षेत्र में, देवरिया के आसपास का क्षेत्र। मल्ल के बाद आप उठा लो चेदी को, चेदी महाजनपद। ये कहाँ पर विस्तारित सॉरी सबसे पहले तो मुझे इसकी राजधानी बताओ चेदी की। चेदी की है शक्तिमती, शक्तिमती। और किस क्षेत्र में विस्तारित था? ये था बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका विस्तार था। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपने देखे। अब जरा देखो छठा और सातवां। छठा कौन था? पूर्व महाजनपद, महाजनपद, राजधानी बताओ इंद्रप्रस्थ। और ये दिल्ली के क्षेत्र या हम कहें ये मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, ठीक है? मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र पूर्व महाजनपद यानी राजधानी हो गई इंद्रप्रस्थ। शूरसेन महाजनपद, महाजनपद, राजधानी बताओ। सूरसेन की थी मथुरा, मथुरा, ठीक है? और कहाँ किसके आसपास का क्षेत्र? मथुरा के आसपास का क्षेत्र था ये। पांचाल महाजनपद, ये इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र। और ये जो फर्रुखाबाद है, फर्रुखाबाद या फिर बरेली के आसपास का क्षेत्र, ठीक है? तो ये टोटल 8 महाजनपद हैं जो यूपी में हैं, अपने उत्तर प्रदेश में। पहले थे उनकी ये लोकेशंस हैं। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मैच कराने के लिए भी पूछा जाता है, एक तरफ महाजनपद दे देता है, एक तरफ राजधानियाँ दे देता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की नवाबों का शहर किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? ये पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन-सा जिला है जिसे नवाबों का शहर? ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लखनऊ। और ये भी देखो पूछा गया है यूपीएसआई में 2021 में, है ना? उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? तो ये प्रश्न आप गौर करो इसमें। यहाँ पर मैं 2011 की जनगणना के आंकड़े लिख रहा हूँ, के आंकड़े, ठीक? जैसे मैं अगर बात करूँ हिंदू की, तो 79.73% के आसपास है। मुस्लिम कितना है? मुस्लिम है 19.26%। यहाँ सिख कितना है? सिख हैं वही लगभग 0.32% के आसपास। सिख के बाद अगर मैं बात करूँ ईसाई की कितने हैं? तो 0.18%। ईसाई के बाद जैन कितने हैं यहाँ पे? तो लगभग हैं 0.11% और इसके बाद आते हैं बौद्ध, ये हैं 0.10% और बाकी बचे शेष, जिनमें पारसी वगैरह आते हैं, ठीक है? तो प्रश्न में वापस आओ।
कह रहा है कि सबसे कम कौन है, तो यही होंगे पारसी। डेटा देख लो एक बार, सही है। हिंदू हैं 79, मुस्लिम हैं 19, सिख हैं 0.32, 18 हैं ईसाई, 0.11 हैं जैन और बौद्ध हैं 0.11। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 यूपीपीसीएस में पूछा गया है लोअर एग्जाम 2019 में 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? अयूबगंज में नहीं है, हैदरगंज में नहीं है, जौनपुर नहीं, जौनपुर में ही है, फतेहपुर में भी नहीं है। ठीक है, जौनपुर में ही है। अच्छा, इसमें कई सारे तथ्य हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ये जो अटाला मस्जिद है कहाँ है? जौनपुर में। किसने बनवाई? इब्राहिम शाह शर्की ने। ये बातें रटी होनी चाहिए, अब तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको। झंझरी मस्जिद, झंझरी मस्जिद कहाँ है? ये भी है जौनपुर में, है ना? किसने बनवाई? इसी इब्राहिम शाह सर्की ने बनवाई। आगे मैं बात करूँ जामा मस्जिद की, कहाँ है? जौनपुर में है। किसने बनवाई जामा मस्जिद? ये बनवाई हुसैन शाह सर्की ने, हुसैन शाह सर्की ने। हालांकि प्रारंभ किया था इब्राहिम शाह ने, इसे जो प्रारंभ किया था वो किया था इब्राहिम ने, इब्राहिम शाह सर्की ने। अच्छा बताओ, आगरा शहर, इसकी स्थापना किसने की? तो आप बताओगे सिकंदर लोदी। मैं अगर आपसे पूछूं कि जौनपुर नगर, इसकी स्थापना किसने की? तो आप बताओगे फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, जौना खां के नाम से किया था। तो ये बातें हैं जो पता होनी चाहिए आप। नेक्स्ट देखो, 41 कह रहा है कि अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता था, 1772 से लेकर 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? बताओ भाई। सुल्तान तो थे नहीं, बादशाह भी नहीं थे, बादशाह तो दिल्ली में बैठते थे, यहाँ कहाँ आएंगे, यहाँ नवाब थे, है ना? यूपी ट्रिपल एससी 2022 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक है, जैसे स्मारक जैसे बड़ा इमाम बाड़ा और छोटे इमाम बाड़ा, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ठीक है। जो इनको बनवाया किसने था? तो आपने नाम सुना होगा आसफुद्दौला का, तो इन्होंने इसको बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? आप बताओगे एओयू ने। ठीक। 44 देखो, ऑपरेशन जीरो आवर किस वर्ष चलाया गया था? ये चलाया गया था 1942 में, और इसी के तहत जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था वो बंद करा दिया गया था और सभी के सभी नेताओं को उठा के जेल में पैक कर दिया गया था। 45 देखो, उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी घटनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? बताओ भाई। काकोरी घटना, ये 5 मार्च 1921, यही गलत है। ये काकोरी घटना, ये तो 9 अगस्त को हुई थी ना, 1925 को, ये गलत हो गया। एचआरए का गठन 1942 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1942 में हुआ था क्या? चौरी चौरा का कांड हुआ था 1925 में, 1923 में, और स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था 1923 में। ये शायद टाइपिंग एरर है, एचआरए का गठन भी 1942 दे रहा है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें जो आपका टाइपिंग एरर है, एक तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, 1924 में। और एचआरए है ना, आगे एचएसआरए की स्थापना हुई होगी, ये अभी एचआरए है। ठीक। अब आ जाओ चौरी चौरा घटना, ये 1922 में घटित हुई थी, स्वराज पार्टी 1923 में। तो ये टाइपिंग एरर है, आप इसको ठीक कर लीजिए। स्वराज पार्टी 1923 में, चौरी चौरा 22 में हुई, एचआरए 1924 में, और काकोरी ये कांड 1925 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर न दो लगान न दो अभियान के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? कानपुर और हरदोई थे, लखनऊ बाराबंकी थे, अलीगढ़ कासगंज थे, या आगरा और रायबरेली थे? क्वेश्चन नंबर 46 का बताइए, ये वाला आपका सही होगा, आगरा और रायबरेली। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में आंदोलन जो चलाया जा रहा था उसमें कर न दो लगान न दो ये अभियान कहाँ चलाया गया? आगरा और रायबरेली। निम्नलिखित में से किसे कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार नहीं किया गया था? श्रीपद डांगे को किया गया था, जयप्रकाश नारायण को नहीं किया गया था, ये गलत है। नलिनी गुप्ता को किया गया था, शौकत उस्मानी को किया गया था। ये मैंने आपको बताया है, हमारी जो यूपी का इतिहास का प्लेलिस्ट पड़ा है, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, 1947 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है उसमें। नेक्स्ट देखो, आधुनिक उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में ताम्र पाषाण काल से संबंधित संस्कृति को क्या कहा जाता था? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता था गैरिक मृत भांडिक संस्कृति। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो संस्कृति है इसके क्या स्थल अपने उत्तर प्रदेश में है? तो हाँ, इसके स्थल अपने उत्तर प्रदेश में है।
कहाँ-कहाँ है इसके स्थल उत्तर प्रदेश में? आओ ज़रा समझते हैं। ये जो गैरिक मृदभांड संस्कृति है, गैरिक मृदभांड संस्कृति, इसके स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ हैं? देखो, जैसे मैं बात करूँ खैराडीह, नरहन, बिसौली, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में हैं और ये गैरिक मृदभांड संस्कृति के ही उदाहरण हैं, ये स्थल हैं। जैसे राजपुर परसू, ठीक है? या फिर हम बात करें सहारनपुर, सहारनपुर से भी कई सारे साक्ष्य मिले हैं, मेरठ से भी मिले हैं या फिर मुज़फ्फरनगर, बुलंदशहर, अहिच्छत्र यहाँ से मिले हैं। तो आप इस लोकेशन को ध्यान रखो, ये लोकेशन खैराडीह, नरहन, बिसौली, राजपुर, परसू, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं गैरिक मृदभांडिक संस्कृति के क्षेत्र। नेक्स्ट देखो, हड़प्पाई स्थल आरामगीरपुर किस नदी के तट पर है? तो ये हिंडा नदी के तट पर है। इसका ये वाला सही हो जाएगा आपका, इसका पहला वाला, ठीक है? नेक्स्ट देखो, गौतम बुद्ध के जीवन की घटना है धर्म चक्र प्रवर्तन, ये किससे संबंधित है? शरीर त्याग से तो है नहीं, ज्ञान प्राप्ति से भी नहीं है, पहले उपदेश से है, यही सही होगा। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? इन्होंने दिया था सारनाथ में या फिर हम कहें मृगदाव में या फिर हम कहें कई बार लिखा जाता है ऋषिपत्तनम, पत्तनम। तो कंफ्यूज मत होना, चाहे सारनाथ आए, मृगदाव आए, ऋषिपत्तनम आए, सब एक ही है, ठीक है? तो गौतम बुद्ध के जीवन की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन ये किससे संबंधित है? ये प्रथम उपदेश से संबंधित है और कहाँ हुआ था प्रथम उपदेश इनका? सारनाथ में, ठीक? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के इतिहास का पार्ट 1 है और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।